गुड इवनिंग सभी बच्चों को सृष्टि द विजन क्लासेस पे स्वागत है। और आप सभी लोगों को एक नए वीडियो के माध्यम से हम लोग आए हैं। क्लास 12th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसका कुछ महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सीधे बिहार बोर्ड में आपका टचअप करेगा। तो आज हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोगों को सृष्टि द विजन क्लासेस पे आपका स्वागत है। और सभी लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और ये चैप्टर हमारा है दूसरा नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका जो ऑप्शन होगा वो नर जनन अंग का एक भाग होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, आपका कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाए थे कि इस प्रकार का एक फ्लावरिंग प्लांट्स मान लीजिए। ठीक है, और ये हमारा जो होता है, यहां से ये हो गया हमारा एंथर, ठीक, और ये हो गया हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों का तीनों जो होता है स्त्री केसर का भाग होता है। और स्त्री केसर का मतलब कि ये फ्लावरिंग प्लांट का है मादा भाग है। ये वाला भाग जो हो गया हमारा परागकोश का हो गया, और परागकोश, और ये हो गया हमारा पुतंतु। तो इस दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग क्या, पुमंग, और पुमंगों के समूह को बोला जाता है पुंकेसर। तो ये वाला भाग जो होता है हमारा नर भाग होता है। तब चार ऑप्शन में देखते हैं कि कौन इसके आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन है पुमंग, दूसरा ऑप्शन है जयांग, तीसरा ऑप्शन है गुरु बीजाणुधानी, और चौथा ऑप्शन है परागकण। तो यहां पर जयांग होगा नहीं, क्योंकि जयांग जो होता है स्त्री केसर का भाग होता है, यानी किसका भाग होता है, मादा का। ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी में आपका भ्रूणकोश होता है जो कि एक मादा जनन से रिलेटेड होता है, जिसे हम लोग पढ़े थे गुरु बीजाणु जनन, जो कि मादा का भाग होता है। ठीक है, उसके बाद है परागण। परागण यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक क्या है, प्रक्रिया है जो पुष्पी पादपों में एक निषेचन की तरह कार्य करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि परागण आपका एक अलग प्रोसेस हो गया। इसमें पूछ रहा है खाली का आपका कि कौन सा नर जनन अंग का भाग होता है। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा कौन, पुमंग। ठीक है, कौन होगा, पुमंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा, ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपके पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और हम बता दें आपको कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर सीखेंगे कि परागकण के परिपक्व होने पर उसमें कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका का विकास होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पुष्पीय पौधों के परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? अब आपका दिया ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी ए और बी यानी कि 1 और 2 दोनों, और डी में दिया न तो 1 और न ही 2। ठीक, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। परागकण आपको बताए थे कि जब आपका नर जनन होला, ठीक है, यानी कि लघु बीजाणु जनन एक टॉपिक बताए थे आपको, लघु बीजाणु जनन, जिसमें हमारा पराग चतुष्क था। और पराग चतुष्क में एक कोशिका थी, जो कोशिका डेवलप करके एक केंद्रक जब विभाजन होता है तो ये दो केंद्रकों का निर्माण करता है, जिनमें एक केंद्रक को कहते हैं कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक, और दूसरे को कहते हैं हम लोग जनन केंद्रक या जनन कोशिका। और कायिक कोशिका का जो आकार होता है वो होता है अनियमित, और जनन कोशिका का जो आकार होता है वो होता है तर्कुरूपी। ठीक, तो कह रहा है क्या कि परागकण, अब परागकण क्या बनता है, पराग चतुष्क से बनता है। ठीक है, तो परागकण के परिपक्व, परिपक्व का मतलब मैच्योरिटी होना, ठीक है, यानी कि एक तरह से अपनी भोजपुरी भाषा में बोले तो जवान हो जाना। ठीक है, ये परिपक्व होता है यानी कि मैच्योरेशन होने पर उसमें कायिक कोशिका और आपका जनन कोशिका दोनों का निर्माण होता है। तो हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला है वो स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पुष्पीय पौधों के परागकण, पुष्पीय पौधों आपको बताए हैं
कि ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये वाला ऐसे, ठीक, तो यहां से ये जो हमारा एंथर हुआ, एंथर जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि द्विपाली संरचना। इस लोब्ड में आपके 4 लेयर होते हैं, जैसे आपका एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। और उसी टैपिटम के अंदर हमारे क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पुष्पीय पौधों के परागकण, यानी कि जो इस पुष्प में जो एंथर, इसके अंदर क्या होता है, परागकण होते हैं। परागकण पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो सही बात है कि आपको जब एथलीट्स जो होते हैं, जो धावक लोग होते हैं, वो दौड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, परागकण का। आपको बताए भी थे कि परागकण से एलर्जी भी होता है और परागकण से सिरप भी बनाए जाते हैं। और एथलीट्स या घोड़े जो होते हैं वो ज्यादातर क्या किसका उपयोग करते हैं, परागकण से बनी दवाओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में पोषण तत्व होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही होगा। तो खोजते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पुष्पों के पराग कणों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। संरक्षित का मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है, जिसको हम कैसे इसको सुरक्षित कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। तो पहला दिया है क्या, लैक्टिकम, यानी कि पुष्प के परागकण को क्या लैक्टिक अम्ल में रखकर हम सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है द्रव नाइट्रोजन। ध्यान देना, यहां पर द्रव नाइट्रोजन को हम लोग लिखते हैं क्या, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन। उसके बाद है द्रव ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो होगा किस रूप में, द्रव के रूप में। और डी ऑप्शन हमारा है इथाइल अल्कोहल है हमारा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से किसमें रखकर हम परागकणों को संरक्षित करते हैं, तो आपका इसका आंसर जो होगा हमारा बी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी जो होगा हमारा द्रव नाइट्रोजन। आपको बताए थे, चाहे आप देखे होंगे गाय भैंस जो मवेशी का जो हम लोग एक तरह से कृत्रिम रूप से उसको निषेचित करते हैं, तो जो डॉक्टर आते हैं वो एक तरह का बड़ा सा डब्बा लिए रहते हैं, उसमें से जब निकालते हैं पाइप नुमा संरचना होती है, उसमें धुआं निकलता है, धुआं टाइप का। वो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस होता है। और आपको बताए थे इसमें -194 डिग्री सेल्सियस पर भी हम इसको रखकर संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि -194 194 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रखकर परागकण को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि परागकण जो होता है कभी नष्ट नहीं होता है, ये भी माइंड में ध्यान दीजिएगा। परागकण कभी नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं नष्ट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परागकण के जो बाहरी संरचना होती है वो बनी होती है किसका, स्पोरोपोलेनिन का। और इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इस स्पोरोपोलेनिन को नष्ट कर सके, इसलिए हमारा परागकण कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका आंसर क्या होगा बाबू, द्रव नाइट्रोजन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी विचार करना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादातर आपका नीट वगैरह में सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का है, पहला स्टेटमेंट हमारा कि पुष्पीय पादपों में निषेचन परागण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब बार बार आपके 2-3 प्रश्न में ये परागण आया है, तो सर परागण होता क्या है एक्चुअली, देखिए ध्यान से, 1 मिनट खाली देख लीजिए। ऐसे तो हम आपको क्लास में करा चुके हैं, ऑफलाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं इस पॉइंट को। देखिए जैसे मान लीजिए 2 प्लांट्स है, ठीक, 2 प्लांट्स हमारा है, 2 फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका ये स्टिग्मा है, इसमें भी ये स्टिग्मा है। जब इसके परागकण, यहां पर यह एंथर है, तो एंथर में किसका निर्माण होता है, परागकण का। जब इसके परागकण किसी माध्यम के द्वारा, चाहे हवा हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे आपका जल हो, या किसी भी माध्यम के द्वारा अगर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है, ठीक है, यहां पर आता है, इस स्टिग्मा पर आता है, इस प्रक्रिया को ही बाबू क्या कहते हैं, परागण कहा जाता है। आप समझ में आ गया। कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन परागण की प्रक्रिया, तो सही बात है कि जो निषेचन हो रहा है, जो यहां पर निषेचन हो रहा है, वही प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, परागण के द्वारा। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा है वो सही है। दूसरा देखते हैं कि पौधों में परागण केवल जीवीय प्राणी,
यानी कि प्राणी, जीवीय, कारक या अभिकर्मक के द्वारा ही होता है। देखो अगर यहां पर केवल नहीं लगाया होता, खाली केवल नहीं लगाया होता और तब हमारा लिखता कि पौधों में परागण जीवीय, प्राणी, कारक या अभिकर्मक के द्वारा होता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन बाबू हमारा यहां पर क्या लगा दिया है, केवल। लेकिन आपको हम बता दें कि परागण जो होता है निर्जीव वस्तु से भी होता है और सजीव वस्तु से भी होता है। आपको पढ़ाए तो थे इस नेक्स्ट वीडियो में, हम जो हमारा पहले वीडियो आया था आपको बताए थे, पॉलिनेशन वाला जो वीडियो हम डाले थे, अपलोड किए थे, वहां पर आपको बताए थे ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। तो जो ए बायोटिक एजेंट होता है वो क्या है, हमारा निर्जीव है। तो यहां पर क्या करा, केवल जीवीय यानी कि केवल सजीव से। लेकिन ये तो बात गलत है, तो हमारा स्टेटमेंट दूसरा का है गलत है और स्टेटमेंट पहला जो हमारा है वो सही है। इसका राइट आंसर जो गुरु होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दो नहीं होगा क्योंकि सर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। सी नहीं होगा क्योंकि ए और 2 दोनों से ही कह रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, केवल ए। स्टेटमेंट का ए जो है हमारा वो हमारा सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ध्यान समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है, यानी कि किसकी सहायता से पुष्पों में परागण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम मनुष्य की बात लेते, थोड़ा समझ लो थोड़ा सा, अगर मनुष्य की बात करते, क्या इस पृथ्वी के सभी मनुष्य जनन के लिए सक्षम होते हैं? तो सर जी नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, यानी कि किन्नर लोग जो होते हैं, हमारा प्रीशियस ह्यूमन जिसको बोलते हैं, अमानव बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि इस पृथ्वी के सभी पक्षी हो, तितली हो या कोई भी प्राणी हो, वो सभी के सभी परागण में भाग नहीं लेते हैं। तब हमको चारों में से खोजना है गुरु कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि आपका परागण में भाग नहीं लेता है। बात करते हैं तितली का, राइट। तो तितली जो होती है इंसेक्ट में आती है, और आपको बताए थे कि इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंटीमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली। उसके बाद मधुमक्खी, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटीमोफिली पॉलिनेशन। ठीक है, आपको 80% जो होता है, अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो 80% जो होता है वो किससे होता है? मधुमक्खियों से होता है। ठीक है, तो तितली से भी होता है, मधुमक्खियों से भी होता है। अब आ गया चींटी। देखो अभी जो मौसम चल रहा है, आम का मौसम आएगा, तो जाकर देखना आम के पेड़ों पर या आजू बाजू आम के आसपास के पेड़ों पर अधिकतर चींटी देखने को मिलती है। चाहे लीची देखो, लीची तो वहां भी उसके जो पौधे होते हैं वहां के आसपास क्या मिलती है? चींटी। तो चींटी के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, आम और लीची दोनों में होता है। और इसको यानी कि चींटी के द्वारा होने वाले परागण को मायरमेकोफिली कहा जाता है। आप हमारा वीडियो देखिएगा जाकर पॉलिनेशन वाला चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पर हम आपको बताए हैं कि चींटियों के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को मायरमेकोफिली कहा जाता है। ठीक है, तो सर तितली के द्वारा होता ही है, मधुमक्खी के द्वारा होता ही है, चींटी के द्वारा होता ही है, तो बोलिए आप ऑप्शन क्या बच गया हमारा? गौरैया। यानी कि सर गौरैया के द्वारा जो होता है हमारा वो परागण नहीं होता है। तो बाबू इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? गौरैया इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा गुरु? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसके बाद देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोरा वस्त्रवण तकनीक, यानी कि बोरा वस्त्रवण तकनीक जो होता है, बोरा वस्त्रवण सर अभी है क्या? बोरा वस्त्र के बोरा पहन लो? नहीं, ध्यान देना, बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन, ठीक, तकनीक संबंधित क्या है? ठीक है, तो ध्यान से समझना। एक हमारा टॉपिक था, हम पढ़ाए थे आपको इसी चैप्टर में, ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन, जिसका नाम था हिंदी में मानव संकरीकरण। क्या नाम था गुरु? मानव संकरीकरण, ह्यूमन हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर दो विधि आपको हम लेकर आए थे। पहला विधि लेकर आए थे बच्चा क्या? विपुंसन, और दूसरा विधि लेकर आए थे बोरा वस्त्रवरण। अब बोलो समझ में आया दोनों बात? कि विपुंसन में हम लोग बताए थे कि अगर मान लीजिए यहां पर, जैसे ध्यान देना, मान लो ये हमारा एक फ्लावर हो गया, ठीक, जैसे मान लो हम ही को ले लो, छोड़ो दूसरे की बात छोड़ो, हम ही को ले लो, ऑफिसर मान लो कि अब मान लो हम हैं
और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बेटा हो वो हमसे भी स्मार्ट हो। कैसा हो? स्मार्ट हो। तो हम विवाह किससे करेंगे? मान लो विदेशियन से, मान लो एकरा से करम, विदेशियन से करम। तो विदेशियन से करम, हम बानी करिया तनी सी सावल बानी, तो मान लो दोनों के कॉम्बिनेशन हुई तो बेटा जौन पैदा हुई वो तनी सी एडवांस हो जाए, हो जी ना हो। तो अब ध्यान दियो का कहता कि विपुंसन का है कि अब मान लो कि हम इंडियन से शादी कर लेनी, तो हमारे इंडियन तो पैदा हो इंडियन नहीं है, लेकिन हमारा कहीं चाहिए का थोड़ा सा एडवांस, तो थोड़ा सा अल जाए तो कर्म का अब कि हई जो देखत रही, अगर मान लो एकरा के छोड़ दे, चाहे बहुत सारा फिल्म देखले बड़ा था हम लोग कि हीरो हीरोइन वाला फिल्म देखले बड़ा कि हीरोइन मान लो किसी से लव करती है, पकड़ा जाते, भाई वह खूब कूटता है, फिर उसको घर में बंद करके चला जाता है, फिर अपना दुल्हा दुल्ही खोज के फिर उनके ब्याह कर देता है। तो हेजा देखिए कैसे हुई बाबू कि विपुंसन के करा कहा जाला। पहले ये समझिए कि अगर किसी भी पुष्पी पादपों का, ध्यान समझना, अगर किसी भी पुष्पी पादपों का नर भाग या मादा भाग, किसी एक को नर भाग या मादा भाग में से किसी एक को काट दो, चाहे नर भाग को हटा दो और चाहे मादा भाग को हटा दो, तो दोनों में से जब एक हट जाएगा तो परागण तो होगा नहीं, और जब परागण नहीं होगा इसी काटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। और काटते किससे हैं? तो काटने के लिए औजार कौन सा लेते हैं? कैंची। ध्यान दियो, अब मत के दांते से कसरी काट देम, तो पांसुल से काट देम, तो छुरा से काट देम ना। अब बताओ दाढ़ी कुदारी से बना के देखा होता, बन जी दाढ़ी कुदारी से हो ना बनी। तो इसीलिए करा के वो स्पेशल टूल्स आवेला का, तो कैंची से काटा जाता है। ठीक है, तो जब काटने की प्रक्रिया क्या? विपुंसन। अब मान लो हम काट भी देनी, एकरा के अगर असही छोड़ देम बाबू, ध्यान दिया, हम चाहतनी कि तनी अगर बियाह बढ़िया घर में हो, कौन घर में? तनी बढ़िया घर में बियाह हो, तो हेकरा पर अगर मान लो असही छोड़ देम तो दूसरो आके गिर जाई, मान लो एक ना आई तो दूसरा पुष्प के परागणता के गिर ना जी हो, तब क्या करम? सुरक्षा खातिर एकरा के ऐसे बोरा वस्त्र यानी कि थैला नुमा ला के ढक दे में से, ताकि एकरा पर दूसरों कोई नजर लाइन ना मारी। जब लाइन ना मारी तो पटबे ना करी, ना पटे तो निषेचन ना हुई। ए से एकरा विधि के कहल जाला का बाबू? बोरा वस्त्रण। तो बोला दोनों विधि समझ में आ गई? एगो सर बोरा वस्त्रण और एगो विपुंसन। तो विपुंसन का मतलब नर या मादा किसी एक को काट के हटा दो, अब बोरा वस्त्र मतलब इसको ढक दो। तो अब खोजते हैं आज कौन सा चैप्टर में टॉपिक में था बाबू? मानव संकरीकरण में था, यानी कि ह्यूमन हाइब्रिडेशन। खोजा चारों में से कि मानव संकरीकरण कहा भाई। और देखिए कि मानव जवन काम करेला ओकरा के कृत्रिम कहल जाला। का कहल जाला? कृत्रिम कहल जाला। अंग्रेजी में एकरा कहल जाला आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। तो खोजा कहां बा? पहला ऑप्शन है पुष्पीय पादपों के कृत्रिम परागण देता। क्या देता? कृत्रिम परागण। लेकिन हम भी क्या खोजे के बा? कृत्रिम संकरीकरण खोजे के बा। ठीक बा, कृत्रिम संकरीकरण खोजे के बाद उसके बाद तो सर इहो ना ऑप्शन हुई। ठीक बा, ओकरा बाद फसलों के लंबे समय तक, तो मान लो फसल के लंबे समय तक रहो तो क्या हो? परागण हो जाए? तो ना सर, इहो ना हो। पुष्पीय पादपों को कृत्रिम प्रकाश के द्वारा विषम जलवायु परिस्थितियों में उत्पन्न करने से, तो ना सर इहो मन जोग नहीं खे। ठीक बा, एकरो से ना हुई। लेकिन चौथा देखो तरह का लिखल बा, पुष्पीय पादपों के कृत्रिम संकरीकरण। लो सर मिल तो गल, जोन खोजत रह जाए मिल गई ना। तो हमें के ऑप्शन का हो जाए? ऑप्शन नंबर का हुई बबुआ? डी हो जाए। का हुई? डी। तो डी जोन हुई क्वेश्चन के सबसे अच्छा आंसर हो जाए। ठीक बा, तो बोलो समझ में आ गई टॉपिक? आगे बढ़ते हैं, जहां पर ध्यान दिया हमार भीरा। ठीक बा, चलो अगला क्वेश्चन देख ला। अब ध्यान दिया, इहो बड़ा बढ़िया बा, फल खाए वाला है। देखो क्या कहता क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, ठीक बा, निम्नलिखित में से आभासी फल। आभासी का मतलब? आभासी का मतलब होता है क्या होता है? असत्य होता है। असत्य यानी कि झूठा फल। ठीक बा, झूठा फल का है। ठीक, तो झूठा फल यानी कि फाल्स हो गई। का हो गई बाबू? फाल्स हो गई। तो देखो तारा के पढ़ले बानी, दुइये गो होला हमार हीरा, एगो होता है सत्य फल और एगो होता है असत्य फल। तो सर जी ई कैसे कैसे होला? सत्य फल का मतलब होता है, ठीक है, सत्य फल का कि जो केवल अंडाशय से बने। किकरा से? अंडाशय से।
ठीक है। जो अंडाशय और थैलेमस दोनों से बने ओकरा के असत्य कहल जाला। तो केला हो गई, सेब हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, इ तीनों में से कौन हुई? तो इ तीनों में से आंसर हो जी हमार 2 और 3। यानी कि सबको पता है कि सेब जो होता है वो फॉल्स फ्रूट में ही आता है। इसका ऑप्शन जो होगा दूसरो हुई और तीसरो हुई। तो ऑप्शन नंबर का हो जी हमार बी जो हुई वो राइट आंसर हुई। कोई दिक्कत? और हई देखिए केला, एकरा के पढ़ल जी अलग से असंग जनन जब पढ़ाई एपोमॉक्सिस तारा के पढ़ाई तब वो करेजा नाम ले, ई में ना आवेला। एक आंसर का हो जी खाली बी, केवल 2 और 3। अब देखो अगला क्वेश्चन तनी सी, अगला क्वेश्चन देखो 8वां, बड़ा बढ़िया सुंदर क्वेश्चन बा हो। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो, कहता कि वे फल, कौन फल जो अंडाशय में विकसित होते हैं उन्हें वास्तविक फल कहते हैं, यानी कि रियल फ्रूट कहते हैं। दूसरा देखो, वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक जनित पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तीसरा देखो, अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं। तो कहता कि तीनों में से सही कौन बा? ठीक ना? तो सही बात बा कि जवन अंडाशय से बनेला ओकरा के सही में का कहल जाला कि वास्तविक फल है। अब ये फल जो बिना निषेचन के, यानी कि जहां पर परागण ना होई ओकरा के कहल जाला बाबू का अनिषेक जनित फल। तारा के पहलो चैप्टर में पढ़ा देल बा अनिषेक जनन। ठीक बा? अनिषेक जनन फल में का होता है? बीज रहित, में बीज उज ना होता है। ठीक बा? तो एक आंसर हो जी का हमार बाबू डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जोन बा हमार वो तीनों के तीनों सही बा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाए? डी हो जाए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। और डी में क्या लिख ले है जानत रहा ना? उपरोक्त सही, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जोन बा एकर सही बा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, और ये सब लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दिया, यानी कि सेकेंड चैप्टर के ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक बा? तो कहता का कि धरती पर पाए जाने वाली घास, धरती पर आकाश में तो घास मिली ना, यो बात सही है बा। धरती पर पाए जाए, समुद्र में घास मिले, ध्यान दियो, समुद्री घास वाला जरा के जोस्टेरा कह लीजिए, इहो पहले भी पॉलिनेशन में तारा के। ठीक बा? एकरा के समुद्री घास कहल जाला। अब कोई कहेगा सर पानी में घास मिली तो हम मिली, ठीक बा? इसको क्या बोलते हैं? समुद्री घास बोला जाता है। इसका नाम है समुद्री घास जोस्टेरा। से ध्यान दिया। ठीक बा? आओ आगे पढ़ लो क्वेश्चन। पहले क्या कहता बाबू हमार? कह रहा है क्वेश्चन कि धरती पर पाए जाने वाले घास बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेते हैं। अब बताओ कि बिना निषेचन के लड़का होता असन तो दिक्कत है ना बा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो पहला कहता असंग जनन। अभी तारा क्या कला है? एपोमिक्सिस में केला पढ़ाएंगे। बहुभ्रूणता, पॉलीइम्ब्रियोनी, प्रसुप्ति और अनिषेक जनन। ठीक है, बिना निषेचन के। ऐजा तो निषेचन होता, ध्यान दिया। ठीक बा? तो वो चीज इसमें क्या होगा बाबू? असंग जनन हो जाएगा। असंग जनन जो होता है वो बिना निषेचन के, यानी कि घास जो पाया जाता है धरती पर बिना निषेचन के ही बीज पैदा कर लेते। लेकिन यहाँ पर निषेचन होता है, बट यहाँ पर क्या होता है बाबू? बीज रहित होता है, बीज का निर्माण नहीं होता। ऐसे तो हो जाता हमारा ये भी सही, लेकिन यहाँ पर क्या होला? बीज ना बनेला। क्या कहता कि जिसमें बीज पैदा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा इस अनुसार? एपोमिक्सिस, असंग जनन। तो ये था हमारा टोटली 9 क्वेश्चन। इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। तो जाते जाते आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे बने रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और फिर से पुनः अपने दोस्तों और आप खुद को सृष्टि द विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।